बाबर तो 2000 आदमी लेके आया था फरगना से और उसने यहाँ पर मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया। जब 71 की लड़ाई में पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तान की एलीट इस बात से रोए और पाकिस्तान आर्मी इस बात से रोई कि 1000 साल की हिस्ट्री में पहली बात एक हिंदू आर्मी से एक इस्लामिक आर्मी हारी। जब अंग्रेज भी हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे तो हिंदुस्तान में 2 लाख अंग्रेज थे बस, और भारत की जनसंख्या तब भी 30 करोड़ थी। तो 30 करोड़ आदमी 2 लाख आदमी कैसे उसको 150 साल 200 साल तक राज कर गए। क्या पाकिस्तान में भी रहे हैं। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो सुना था कि 1947 के पहले नहीं जाते हैं। कि मुसलमानों की फतह 900 AD से शुरू, अरबों का अराइवल आना वाज द अराइवल ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स, और फिर हमारे ही लोगों ने स्ट्रगल करके आज़ादी दिलाई। और क्योंकि हम एक सुपीरियर लोग हैं इसलिए हमारे लीडर्स ने 1947 में हमारे लिए एक पाकिस्तान द लैंड ऑफ द प्योर फ्रॉम द इम्प्योर कार्व आउट करके हमको एक नया देश बना दिया। जब हमारे पास आचार्य चाणक्य की लेगेसी है और उन्होंने एम्पायर्स बिल्ड किए तो हम पॉलिटिकली फिर कैसे डिक्लाइन किए। हमको जब आज़ादी मिली तब भी हम 560 प्रिंसिपैलिटीज थे। चाणक्य ने मौर्य डायनेस्टी को तब स्टैब्लिश किया जब उसने देखा कि अलेक्जेंडर के सामने पूरा देश बटा हुआ था और छोटे छोटे जनपद अलेक्जेंडर को नहीं रोक सकते, और उसकी कॉस्ट इंडिया ने 1947 में रियलाइज करी आज़ादी के बाद। इसलिए फिर हम अब एक बड़ी आर्मी बने, एक न्यूक्लियर पावर बने। हमने रियलाइज किया कि कॉस्ट ऑफ स्लेवरी इज सो हाई। एक वीक इंडिया इज एन ओपन इन्विटेशन टू आक्रांतास ऑल द टाइम। भारत को ये डिसाइड करना है कि हम जीतना चाहते हैं हम या हारना चाहते हैं। हम 1000 साल हार चुके हैं, अब हम हारेंगे नहीं। आपकी जो थिंक टैंक 2009 में आपने बनाई थी, 2009। ऐसा माना जाता है कि जो 2014 में बीजेपी आई तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी पीएम बनते हैं, उसके पीछे आपको लगता है कि कुछ और भी रीजन है जो जनता को नहीं पता है? साथियों, आज के अतिथि बहुत विशेष हैं। ये जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में राष्ट्र सेवा खून में बहती है। वो कोई पेशा नहीं है, वो एक संस्कार है। किसी जमाने में जब आज के भारत के सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी पाकिस्तान गए थे गुप्त मिशन पर, तो उनके बेटे शौर्य डोभाल जी भी पाकिस्तान गए थे, और इसी के चलते उनकी पढ़ाई पाकिस्तान में हुई, ऐसे माहौल में जहां पर 50 पाकिस्तानियों के बीच में एक अकेला भारतीय था। और यहीं पर शौर्य डोभाल जी ने बचपन में ही पाकिस्तान के उस इतिहास को पढ़ा जो झूठे दावों पर टिका हुआ था। और जब आज इस बात पर चर्चा होती है तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान केवल आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी ब्रेन वॉश करता है। शौर्य डोभाल जी ने आगे हिंदू कॉलेज दिल्ली से लेकर लंदन बिजनेस स्कूल से विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त की, और फिर मॉर्गन स्टैनली और जीई कैपिटल जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर दुनिया के विभिन्न आर्थिक केंद्रों में काम किया, और फिर 2009 में लौटे करप्शन की आग में जल रहे भारत को सशक्त बनाने। 2009 में भारत लौटकर उन्होंने इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की जो भारत की आज सबसे प्रभावशाली थिंक टैंक है। साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए शौर्य डोभाल जी से मिलते हैं जिनकी सोच और दृष्टि भारत को विकसित ही नहीं जागरूक बनाना चाहती है। शौर्य जी नमस्ते। नमस्कार। आपका हाइपर क्वेस्ट पर स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपने व्यस्त जीवन से हमारे लिए कुछ समय निकाले हैं, क्योंकि जो आपकी जीवन यात्रा रही है वो इतनी प्रेरणादायी है। साथ में आपका जो विज़न है भारत 2050 का, अगर मैं अपनी बात करूं या हमारी टीम की बात करूं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, चाहे हमारा हाइपर क्वेस्ट है, हंट है या फिर शिक्षणम है, उसका भी जो विज़न है भारत 2050 को लेकर, चाहे एजुकेशनल फ्रंट पे हो, कल्चरल फ्रंट पे हो या हम सॉफ्ट पावर की बात करें, वो उस विज़न को मैं आपके विज़न से एक ही जैसा देखता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो एक ही विज़न है। तो मेरे लिए ये काइंड ऑफ नेसेसिटी थी कि मैं पॉडकास्ट पर आपको अवश्य बुलाऊँ। मैंने 60-70 गेस्ट के साथ किया हुआ है, लेकिन आपके बिना ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत अधूरा। धन्यवाद। हाँ, आई होप आपने मुझे समय दिया इस बहुत अधूरा लगता है, क्योंकि वो विज़न ही ऐसा है। रीज़न बिंग की जब मैं, जैसे कि मैं आपको सुनता हूँ तो आपने ये बोला कि आप ओपनली बोलते हो कि आपकी राइट विंग आइडियोलॉजी है, और राइट विंग और लेफ्ट विंग जो भारत में है उनकी लड़ाई आपस में नहीं है। उनकी लड़ाई तो इस बात की है कि जो यंगर जनरेशन है, जो अभी जिसका कोई आइडियोलॉजी बनी नहीं है, तो वो किस तरफ जाएगी। ये नैरेटिव वॉरफेयर है कि वो राइट विंग की तरफ जाएगी या लेफ्ट विंग की तरफ जाएगी। और ऐसा ही मैं भी था जब मैं कॉर्पोरेट में था, जब मैं आईआईटी से निकला, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या आइडियोलॉजी होती है या आइडियोलॉजी की ज़रूरत भी है क्या भारत में। मुझे तो इतना पता था कि हाँ, भारत को प्रेम करना है, भारत की जो जीत होती है उसमें खुशी होनी चाहिए, वो खुशी दिखावा नहीं होनी चाहिए, वो इंटरनल ही आती है।
लेकिन जब मैं चैनल बनाया और चैनल बना के 1 साल 1.5 साल काम कर लिया, तो मेरे ही फेलो क्रिएटर्स ने और कमेंट्स में मुझे बताना शुरू किया कि तुम राइट विंग वाले हो, तुम्हें बीजेपी फंड करती होगी। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों कहा जा रहा है, राइट विंग क्या है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा लेफ्ट विंग भी होता है। राइट विंग वाले ये होते हैं जो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि भारत की जो अपनी सांस्कृतिक परंपरा रही है, ज्ञान परंपरा रही है, उसको प्रिजर्व किया जाए, हम उसमें प्राइड लें और अच्छा करें, देश को और आगे ले जाएं, विश्व गुरु बनाएं। लेफ्ट विंग जो है वो ये चाहता है कि भाई देश और लिबरल हो और ओपन माइंडसेट से आगे बढ़े, सेक्युलर हो, गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे। तो मैं कहा कि ये तो मैं भी चाहता हूँ भाई, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे देश में गरीबी रहे। तो मैं दोनों तरफ चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि सांस्कृतिक विकास भी हमारा हो, और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे देश में गरीबी ना हो, बेरोजगारी ना हो, और हम बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता में ना फंस जाएं। तो आप बीइंग ओपनली आप बताते हो कि आप राइट विंग आइडियोलॉजिस्ट हो, तो आप मुझे किस कैटेगरी में रखते हो? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं कल से क्या बोलना शुरू करूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। नहीं, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड या संदर्भ में समझाना चाहूँगा कि आपको क्या क्या ये एग्जैक्ट जो आपका क्वेश्चन है या जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्यों एमनेट होता है। देखिए, ये जो राइट और लेफ़्ट के लेबल हैं ये इसेंशियली वेस्ट में बनाए गए, और ये वेस्ट की समाज के लिए शायद किसी समय पर अप्रोप्रिएट रहे होंगे, और उसको आप बहुत डिटेल्ड विश्लेषण कर सकते हैं। मैं कोई एकेडमिक नहीं हूँ, लेकिन मोटा मोटा ये समझें कि वह जो राइट वाले थे वो अपनी आइडेंटिटी, अपने नेशन या अपनी स्टेट को प्राइम मानते थे, और जो लेफ्ट से आते थे उनकी आइडियोलॉजी थी कि स्टेट स्मॉल पार्ट है इन द लार्जर यूनिवर्सल गुड। तो यूनिवर्सल गुड्स के लिए, बेटरमेंट के लिए स्टेट को सबऑर्डिनेट कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम पीस की बात करें या अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, हम ऐसे विषय लें जो विषय सारी मानवता को अफेक्ट करते हैं। हो सकता है जहाँ पर वेस्ट में इतना कॉन्फ्लिक्ट था, कॉलोनाइजेशन था, इन दो आइडियोलॉजीज़ का कॉन्फ्लिक्ट आया, क्योंकि अगर आप बहुत अपनी स्टेट को आगे बढ़ाते हैं तो आप अपनी स्टेट को तभी आगे बढ़ा सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्टेट। अगर आप इंग्लैंड हैं और आप कॉलोनाइज करते हैं तो आपको स्पेन से या फ्रांस से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि वो भी कॉलोनाइज करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ का, चाहे कम्युनिज्म हो जाए, जिनका यूनिवर्सल अपील था, वो कॉन्फ्लिक्ट में आई विद दी राइट आइडियोलॉजी, क्योंकि राइट आइडियोलॉजी स्टेट को आगे करती थी और लेफ्ट आइडियोलॉजी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को आगे करती थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में और आजकल 21वीं सदी में पर्टिकुलरली इस बात की कोई ज़्यादा महत्वता नहीं है और कोई इसमें रेलेवेंस नहीं है। ये बेकायदे का ऐसे कॉपीड लेबल्स हैं जो हम अपने पे लगाते हैं। हमारा आइडियोलॉजी या हमारे राष्ट्र, हमारी सिविलाइजेशनल इथॉस जो हैं वो ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया एक ही विलेज है, और हमारी असर्शन ऑफ हमारी आइडेंटिटी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। हमारी आइडेंटिटी अपने में यूनिक है, और हम उसमें हम कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी देखते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ। तो जब से आपने कहा, जब हम यहाँ हिंदुस्तान भारत में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, तो हम किसी आइडियोलॉजी से टेंट नहीं होते सामान्य जीवन में। ठीक है, हम अपने जीवन को सामान्य लोगों की तरह उन सिद्धांतों पर बनाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने दी हैं, जो हमारी सिविलाइजेशनल इथोस है। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, समाज में देखते हैं, तो हम पे ये लेबल चिपकाना शुरू हो जाते हैं कि आप ये बात कह रहे हो तो लेफ्ट है और के बाद है राइट है। हम दोनों बातें कहते हैं। जैसे आपने कहा, जहाँ पर यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात है, हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। जहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी की बात है, वहाँ हम अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी की भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसको कई हज़ारों सालों तक एक्सप्रेशन नहीं मिला, क्योंकि कई हज़ार साल तक हम गुलाम रहे। और इस बात को मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा राइट, सेंटर और राइट हूँ या राइट हूँ, क्योंकि मुझे मानना है कि वाइल हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ के बारे में तो बात करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में, जो
पहले 1000 साल तो सबड्यूड रही, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल नेसेसिटी थी, हम हार गए थे, हम कॉलोनाइज थे, हमारे ऊपर हम गुलाम थे, हमारे ऊपर हमारे को जो रूल करते थे वो हमारी आइडेंटिटी को नहीं सामने लाना चाहते थे, तो समझ में आता है। लेकिन फिर 75 साल आज़ादी के बाद भी हमने स्ट्रगल किया अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए कि हम में भी कुछ अच्छा है, हम भी कुछ लोग हैं जो मान सम्मान के कैपेबल हैं। हमारे पूर्वज भी ऐसे बंदर नहीं थे जो जंगलों में कूद रहे थे और जब कॉलोनाइजर्स आए उसके बाद ही यहाँ पर सिविलाइजेशन आई। उससे पहले भी हम सन और अर्थ के बीच का डिफरेंस मेजर कर रहे थे, ठीक है ना। उससे पहले भी हम साइंस में, आयुर्वेद में, रिलीजन में, कल्चर में बहुत आगे थे। तो जैसे जैसे देश आज़ाद होता चलेगा, नई पीढ़ी आती जाएगी, एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी आएगी। उसको पढ़े लिखे या जो इन टेंटों इन लेबल्स में बिलीव करते हैं वो इसको राइटिस्ट बोलेंगे कि साहब आप, क्योंकि आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी का असर्शन कर रहे हो जैसे वेस्ट में होता था, इसलिए आप राइट हो। तो आपने जैसे सही कहा, ना आप राइट हो ना लेफ्ट हो, आप भारतीय हो। भारतीय सिविलाइजेशन इतनी वाइड है कि उसमें बोथ राइट और लेफ्ट आराम से समा जाते हैं। उसमें उसके प्रिंसिपल्स में और उसकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ में दोनों की जगह है। इसीलिए कि कुछ विषयों पे हम राइट होते हैं, कुछ विषयों पे हम लेफ्ट होते हैं। और जब दैट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, अगर गॉड फॉरबिड उनमें कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमारे पास एक और पैटर्न है जो हमको गाइड करता है, जिसको हम कहते हैं धर्म। फिर हम एक धार्मिक लेंस से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। पर वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन ब्रॉडली ये समझना ज़रूरी है नई जनरेशन के लिए और आपके दर्शकों के लिए कि साहब ये लेबलों का कोई मतलब नहीं है। हम भारतीय हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है और हमारी जो आइडेंटिटी है वो यूनिवर्सल आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन, हमारी हिस्ट्री, हमारा बिहेवियर, हमारा कल्चर और इस दुनिया को एक बड़े विलेज की तरह देखता है, जहाँ पर हम भी अपनी आइडेंटिटी रहते हुए और लोगों की आइडेंटिटी उसको भी अकोमोडेट करते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब हम हिंदुस्तान के, भारत के लोग दुनिया में कहीं कहीं जाते हैं, वहाँ पे हर जगह जाकर हम कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करते। हम सब समाजों में, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह हम जाके बट हमारी आइडेंटिटी फिर भी इंडियन रहती है। वी आर नोन एज इंडियंस। सो आप इस समय इस विषय पर कोई ज़्यादा आपको समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सही लगे, आपको जहाँ से जो अच्छा लगे उसको अपनाइए और उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने क्लियर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि लेफ़्ट जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स या यूनिवर्सल जो हमारे बेनिफिट्स हैं उनकी बात करता है। और अगर हम देखें तो फिर इस प्रकार से अगर हम कहें तो सनातन धर्म तो फिर लेफ़्ट ही है, अगर आप देखें, क्योंकि सनातन धर्म में जब आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वो लेफ़्ट भी है और वो राइट भी है, क्योंकि वो लेफ्ट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करता है, लेकिन वो आइडेंटिटी की भी बात करता है। वो हमारा धर्म ये भी कहता है कि हर आदमी का कर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है। वो आपकी आइडेंटिटी को एक्सट्रीम लेफ्ट की तरह कंप्लीटली बड़ी आइडियोलॉजी को सबऑर्डिनेट नहीं कर देता। वो ये नहीं कहता कम्युनिज्म की तरह कि इंडिविजुअल्स डू नॉट मैटर, ओनली द सिस्टम मैटर्स। वो कहता है कि द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल भी इम्पॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल बिहेवियर से, इंडिविजुअल एक्शन से फिर समाज का, फिर राष्ट्र का, फिर पूरे संसार का क्रिया चलती है, एक्टिविटी चलती है। तो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें दोनों का समन्वय है, राइट और लेफ्ट। इसीलिए मैंने वहाँ से शुरू किया कि हमारे लिए ये लेबल ज़रूरी नहीं। ये लेबल हो सकता है और समाजों के लिए रेलेवेंट हो, पर हमारे लिए में ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करता है। हाँ, अभी पिछले पॉडकास्ट में भी मैं इस पर ही बात चर्चा हो रही थी कि वेस्ट की आइडियोलॉजी में जो बाइनरी का लॉजिक है वो भारत में नहीं काम करता है। यहाँ पे अच्छा बुरा एक साथ रहते हैं, क्योंकि आप क्लियरली नहीं किसी को बता सकते कि ये पूरा ही अच्छा है या पूरा ही बुरा है। जब हम लेफ्ट विंग और राइट विंग पर बात कर रहे हैं
तो इसमें अभी आपने जितना उत्तर दिया उसमें बहुत ढेर सारे मेरे मन में प्रश्न आ गए हैं। आप वेस्ट में भी या फिर बाहर के कंट्रीज़ में भी बहुत काम किया है आपने, और इसके साथ साथ आप सिविलाइजेशनल इश्यूज़ पर भी बात करते आए हैं। ये एक क्वेश्चन मेरे मन में ये भी उठता है कि अगर हम लेफ़्ट की भी बात करते हैं, जैसे आपने क्लियर किया कि आप क्यों राइट विंग अपने आप को कहते हो, क्योंकि आप ये मानते हो कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स तो एड्रेस करनी ही है, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी भी है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा राइट विंग की तरफ रखता हूँ। क्या लेफ्ट विंग वालों को ये नहीं दिखता है कि सनातन धर्म में भी यूनिवर्सैलिटी है? वो इस चीज़ को क्यों नहीं प्रमोट करते? तो देखिए, पहली बात तो लेफ्ट वाले को, जैसे मैंने कहा, जो बिल्कुल प्योरिस्ट हैं, जो बिल्कुल थ्योरेटिकल लेफ्टिस्ट हैं, उनके लिए तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ओवर नेशनल आइडेंटिटी बहुत क्लियर है। वो तो कहते हैं प्रोलेटेरिएट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। कम्युनिज्म है, ठीक है, नक्सल हैं, वो कहते हैं कि हम एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करेंगे जहाँ सब लोग सामान्य हैं, बराबर हैं। वो तो प्योरिस्ट हैं। वो मॉडल फेल हो चुका है, रिपीटेडली फेल हो चुका है इसके बारे में, पर वो अभी भी उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और वो तो थोड़ा और भी एक्सट्रीम जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा आइडियल वर्ल्ड हम बना सकते हैं वायलेंस के थ्रू और स्टेट को ऑक्यूपाई करके। तो वो तो एक सेपरेट आइडियोलॉजी है। जहाँ पे जो इंडिया में जो लेफ्ट, जो अपने को लेफ्ट कहते हैं, वो आते हैं काफ़ी हद तक, एक मुझे कहता हूँ एक सॉर्ट ऑफ स्यूडो लेफ्टिस्ट, ठीक है। उनको वो हम, मेरे व्यू में, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता बट लिमिटेड उसमें, वो एक कॉलोनाइज्ड माइंड की मानसिकता से ग्रस्त है। एक कॉलोनाइज्ड माइंड की सबसे बड़ी, मैं दुनिया में काफ़ी घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, मैंने देखा है ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कॉलोनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स, पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन ख़त्म होने के बाद कई पीढ़ियों तक रहते हैं। वो उस दिन नहीं ख़त्म हो जाते कि जिस दिन आज़ाद हो जाए, आपको पॉलिटिकल पावर मिल जाए। क्योंकि कॉलोनाइजेशन सिर्फ फिजिकल कॉलोनाइजेशन नहीं किया जाता, उसको ज़मीन पे लाने के लिए आपको ह्यूमन माइंड को कॉलोनाइज करना होता है। भाई अगर आप ये देखें कि जब अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे तो हिंदुस्तान में 2 लाख अंग्रेज़ थे बस, और भारत की जनसंख्या तब भी 30 करोड़ थी। तो 30 करोड़ आदमी, 2 लाख आदमी कैसे उसको 150 साल 200 साल तक राज कर गए? अगर 30 करोड़ आदमी में से 10% भी खड़ा हो जाता तो वो तो 5 मिनट नहीं रह सकते थे यहाँ। पर ऐसा क्या था जो वो 30 करोड़ आदमी अपने आप को इतना सक्षम ही नहीं समझ पाया कि वो इस गुलामी की चेंज को तोड़ सके? तो वो उसकी मानसिकता थी। उसके अंदर जो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक अपने को, अपने बारे में एक हीन भाव रखना कि अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपनी प्राइड के बारे में, उसको अपने आप को एक उस रूप में देखना कि हम सक्षम नहीं हैं और जो हमारे को रूल कर रहा है वो हमारा मालिक है, वो हमें बताएगा हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह आप लोगों को गुलाम बनाते हैं, इसी तरह आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से उनके अंदर वो एक गुलामी की एक फितरत पैदा करते हैं, जहाँ उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं होता। तो जब आज़ादी आई उसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। ये देश उन लोगों के हाथ में आया जो उसी समाज के थे, उसी सोशल मिलियू के थे जिनको ये कॉलोनाइजर्स ने कल्टीवेट किया था इस देश को चलाने के लिए। तो उनके अंदर ये बात फिर से चलती रही कि नहीं, अंग्रेज चले गए लेकिन अब भी जो इंग्लैंड में होता है वही सही होता होगा, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बताएंगे वही सही होता होगा, हमें क्या पता। तो इस कारण जब नेशनल आइडेंटिटी इमर्ज होना शुरू हुई, देश बदला। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ओवर समय लगा लेकिन धीरे धीरे ज़मीन से लोग आना शुरू हुए। हमने भी अपने देश के अंदर मेरिट शुरू किया, जगह जगहों पर मेरिटोक्रेटिक सिस्टम आना शुरू हुआ, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे स्पोर्ट्स में, हमारी आर्म फोर्सेस में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में। तो ज़मीन से नीचे तबके हुए गुलाम लोग आगे आने शुरू हुए। जब वो आना शुरू हुए तो उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में वो अपोलोजेटिक नहीं थे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ होता है। छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, शहरों से उनको तो ये लगा कि हम जो कह रहे हैं वही ऐसा ही होता है, क्योंकि वो तो इतने कॉलोनाइज नहीं थे तो ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो इसलिए वेस्ट जो लेफ्ट है इसका बहुत एडवर्स रिएक्शन हुआ इसको।
उन्होंने कहा अरे देखिए ये गुलाम लोग जो अभी तक गुलाम थे ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, क्या ऐसे कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि किसी भी समाज को, किसी भी देश को, मैं ये कहता हूँ किसी भी परिवार को, किसी भी इंडिविजुअल को कुछ करने से पहले इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वो ये कर सकता है। आपने ये अपनी नौकरी छोड़ी और ये शुरू किया, अगर आपको इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि आप इस एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बना सकते हो तो आप कभी नहीं बना सकते, चाहे मैं आपको दुनिया की IIT की सारी डिग्रियां दे दूं। क्योंकि जब तक आपके अंदर मन में ही विश्वास नहीं है तो आप इसको ज़मीन पे कार्यान्वित नहीं कर सकते। ये मन का विश्वास ही तोड़ा गया था कॉलोनाइजेशन से, और इस मन का विश्वास जो भारत में वापस आ रहा है, इसको देखकर जो ये मैं कहता हूँ स्यूडो लेफ्ट है थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये गुलाम देश, उनको खुद अपने पे भी विश्वास नहीं है। बाय द वे, आप इसको ये मत समझिए कि वो आपसे कोई जानबूझ के या आइडियोलॉजिकली मतभेद है, उनको अपने पे विश्वास नहीं है। और क्योंकि वो देखते हैं कि आप भी उन जैसे ही हो, उसी रंग के हो, उसी चमड़ी के हो, उनको लगता है अगर हमको अपने पे विश्वास नहीं तो इनको कैसे। हमारी तो सारी एजुकेशन कहती है कि भाई हम तो कि हमें अपने पे विश्वास नहीं होना चाहिए, सिर्फ गोरा आदमी जानता है क्या सही है। तो ये समय लगेगा, उसकी में वो लॉट अब खत्म होता जा रहा है, भारत के अंदर नया लॉट आता है। तो और जैसे जैसे भारत जीतता जाएगा उन लोगों को भी विश्वास आता जाएगा, कल हम स्पोर्ट्स में जीतते हैं, कल हम कॉरपोरेट सेक्टर में जीतते हैं, कल हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे उन लोगों का भी दृष्टिकोण बदलेगा और उनको लगेगा नहीं, ये जो हमारी नई पीढ़ी आई है, ये जो हमारे नए बच्चे हैं, इनमें ये सक्षम है और हम सही में विश्वगुरु बन सकते हैं। और हम विश्वगुरु तभी बनेंगे जब पहले हम इसका विश्वास करेंगे, दुनिया तो बाद में विश्वास करेगी। यहाँ पर अभी जैसे आपने जो उत्तर दिया उसमें अब चूंकि आप जैसा व्यक्ति जो एकेडमिकली इतना स्ट्रांग है, जिसका अगर आप पोर्टफोलियो देखें इतना स्ट्रांग है, और फिर जब वो बात करता है और वो कहता है कि मैं 4 जगह होके आया हूँ और मैंने देखा है कि जो भारत में बात है वैसी बात, वो पोटेंशियल हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं बैठ के, चूँकि मैं भारत के बाहर नहीं गया हूँ, अगर मैं बैठ के अपने चैनल पर बात करते रहूँ कि देखो ये था, वो था, आचार्य चाणक्य थे, ये थे, हमने ये किया, तो इसको एक फेक वैनिटी या प्राइड की तरह लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि आप इतने देशों में होकर देखे हैं और उसके बाद आप भारत आते हैं, भारत के लिए काम करना चाहते हैं, मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत सबसे अच्छा ही देश है, हमें अभी और अच्छा करना है। बाहर के देशों में रहते हुए एक ऐसी चीज़ जो आपको लगी कि भारत को बाहर से सीखनी ही चाहिए, वो क्या लगी आपको? मैं तो यही कहूँगा कि ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा भ्रमण बहुत दूर, बहुत समय तक रहा है और अलग अलग देशों में रहने का मौका मिला है। मैं तो आई बिलीव इन गो टू द माइक्रो। मैं बोलूँगा कि हर देश से आप भारत कुछ सीख सकता है, हर देश के कल्चर से और उनकी सोसाइटल कल्चर से भारत का समाज में को एक मिरर मिलता है कि वो उसमें लैक करता है। तो भारत को, इसका मतलब भारत खराब नहीं है, लेकिन भारत को उसमें से सीखना चाहिए। अगर आप देखें, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएं, खासकर जो साउथ ईस्ट पॉपुलेशन है, चाइनीज़ पॉपुलेशन है, यहाँ से आप इनका डिसिप्लिन सीख सकते हैं, इनकी एबिलिटी टू हैव प्रिसीजन डिसिप्लिन एज अ सोसाइटी, कि अगर 9 बजे दफ्तर शुरू होगा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, हजारों में, लाखों में आदमी ठीक 9 बजे अपना काम शुरू करेगा। और अगर 6 बजे का शिफ्ट खत्म होगा तो जब चाइना के अंदर 6 बजे का शिफ्ट खत्म होता है तो फैक्ट्री के अंदर महिलाएं स्टूल लेकर वेट करती रहती हैं कि यहाँ से स्टूल से ये लोग उठेंगे तो अगला स्टूल वाले जाके बैठ जाएंगे, 1 सेकंड का भी नुकसान नहीं होगा फैक्ट्री लाइन पर। तो वो डिसिप्लिन हम वहाँ से सीख सकते हैं। इसी तरह अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज जाएं, वहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। अगर हम अमेरिका जाएं, वहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। अगर हम साउथ अमेरिका जाएं, वहाँ से, मतलब हर जगह से, अफ्रीका जाएं, इवन वहाँ से हमको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज बिल्कुल ही 100% है और हमको कुछ सीखने के लिए नहीं है। और हमारे समाज में तो हम तो कॉन्स्टेंटली नॉलेज सीकर्स हैं। हम तो कहते ही हैं कि हम तो देवत्व के रास्ते पे हैं, हमको तो भगवान बनने का ऑप्शन अवेलेबल है सनातन धर्म। तो हम तो परफेक्शन को कॉन्स्टेंटली नॉलेज के सीकर्स हैं, कॉन्स्टेंटली परफेक्शन के सीकर्स हैं। तो जब हम ओवर प्राइड में या कभी ऐसे बोलते हैं कि नहीं सिर्फ भारत ही सही है और भारत को ही सब कुछ पता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी अदर एक्सट्रीम है। ना भारत को सब कुछ पता है, ये और ऐसा भी नहीं कि भारत बिल्कुल ही यूजलेस है। सवाल बीच का है, जैसे हर जगह होता है कि कुछ पता है, कुछ में हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और हर दिन, हर साल, हर दशक हम बढ़ते जाएं और अच्छा लेते जाएं। शौर्य जी, जब बात कर रहे हैं, आप बाहर के कई कंट्रीज़ में रहे हैं, तो
शायद दर्शकों को पता ही होगा या नहीं भी पता होगा कि आप पाकिस्तान में भी रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मन में आ जाती हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक तरह से एक इमेजिनेशन हो जाती है। अब मैं तो भारत के बाहर कभी कहीं नहीं गया हूँ, पाकिस्तान तो कभी ही नहीं जाऊँगा। आप बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगह है, पीओके भले चला जाऊँ कभी इस जीवन में, आपका अपना ही है। वही कह रहा हूँ कि वहाँ शायद मैं चला जाऊँ, लेकिन आप होके आए हैं तो वहाँ पर मेरे मन में प्रश्न आता है, जैसे कि यहाँ पर वहाँ पर आप स्कूल में थे, मैंने इंटरव्यूज़ में देखा, तो वहाँ स्कूल होते हैं, मतलब मदरसे ही नहीं चलते? नहीं, तब जब मैं था, हाँ, आज से तो 20-30 साल पहले, तब तो स्कूल होते थे। अब पता नहीं क्या स्थिति है। अच्छा। अब ऐसा ना हो कि सभी मदरसे हो गए, लेकिन उस टाइम पे तो स्कूल थे। पर जोक्स असाइड, नहीं, स्कूल तो हैं। स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्कूल्स भी हैं। तो वहाँ पर कैसे डिसाइड होता है कि हम मदरसा भेजेंगे या स्कूल भेजेंगे? क्या नहीं, वो देखिए, वो तो जैसे आपका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेसिकली इकोनॉमिक रीजंस पर रहता है। अच्छा। ये मदरसा वगैरह जो चलते हैं, ये एसेंशियली फ्री फूड, फ्री एजुकेशन देते हैं। अच्छा। स्टेट ने मेरे ख्याल से ओवर द ईयर्स एजुकेशन में कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है, कि जैसे हमारे भारत में कि मिड डे मील है, सरकारी स्कूल हैं। तो जो गरीब लोग हैं समाज में, और उनके समाज में तो गरीबी बहुत ज़्यादा है अब हमसे, तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए मदरसों में भेजें, क्योंकि और जगह तो है नहीं। लेकिन उनके यहाँ पर बहुत ही एक एलिट सोसाइटी भी है। अच्छा। और क्योंकि उनके समाज में पिछले 75 साल की आज़ादी में ना तो ख़ास लैंड रिफॉर्म्स हुए, ना कोई बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री वगैरह आई, तो जिन लोगों के पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रिप था, वो रहे उस समाज में, और वो परपेचुएट करते रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो वो एक समाज भी है। उनके पास तो दुनिया की सबसे अच्छी स्कूल वगैरह भी हैं, एजुकेशन भी है, फिर कुछ वो यहाँ पढ़ते हैं, विदेशों में आते हैं। तो ऐसा नहीं, वहाँ पर मतलब स्कूल वगैरह होंगे तो स्कूल तो वो अपने एलिटिस्ट के लिए तो एलिटिस्ट स्कूल्स होते होंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को ऐसे प्रॉपर साइंटिफिक एजुकेशन जो स्टेट के माध्यम से मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं लगता आप मिलती है। तो आपका स्कूल एलीट? हाँ, मेरा तो स्कूल एलीट स्कूल था, जहाँ अंग्रेजी पढ़ाते थे। शौर्य जी, इसमें एक मन में और क्यूरियोसिटी आती है, क्योंकि पाकिस्तान वाली बात जब हम सुनते हैं, आपने बताया कि आप एलीट स्कूल थे, सब कुछ पढ़ाया जाता होगा, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, तो हम अपने भारत में जब इतिहास पढ़ते हैं, या अगर हम ध्यान नहीं भी देते हैं बचपन में, थोड़ा बड़े होकर जानना चाहते हैं भारत में, तो हम तो अनंत काल तक चले जाते हैं, क्योंकि भारत भूमि का ऐसा तो इतिहास नहीं रहा है कि किसी पर्टिकुलर डेट पर शुरू हो, त्रेता युग तक चले जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आपसे भी और मैंने पहले भी सुना था कि वो 1947 के पहले नहीं जाते हैं इतना, 1947 के बाद से ही वो अपना। एक्चुअली वो एक और गलती करते हैं, वो 1947 के पहले ही नहीं जाते। ऐसा है, पाकिस्तान में तक्षशिला है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ थी, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट ने 1947 के बाद एक फंडामेंटली गलत डिसीजन लिया, जिसने उनके एजुकेशन को इम्पैक्ट किया, जिसको मैंने भी एहसास किया जब मैं वहाँ पढ़ रहा था एज अ यंग स्टूडेंट। वो क्या करते हैं कि वो 900 AD से पहले का जो हिस्ट्री है उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। वो मोहम्मद बिन कासिम का अराइवल इनटू सिंध, जो एक जहाँ से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ हिंदुस्तान का, उसको लेते हैं एज द बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। उनका कहना ये है कि हमारी हिंदुस्तान पे फतह, हमारी मीन्स पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की फतह 900 AD से शुरू हुई, और हम इंडिया को, हमने जो आज मॉडर्न डे इंडिया, इसको 900 से डोमिनेट किया, और हमने 1947 में फिर हम एक नया देश बन के पाकिस्तान उभरे। तो वो 900 AD से पहले जो 2500 साल की हिस्ट्री है उसको तो कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। जबकि जैसे मैंने कहा, उनके पास पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तक्षशिला है, और फिर वो हिस्ट्री को रॉन्गली इंटरप्रेट इस तरह करते हैं कि अरबों का अराइवल आना वॉज द अराइवल ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स, जबकि ये फैक्ट है कि वो खुद इसी यहाँ के रहने वाले मोस्टली सनातनी थे, हिंदूज थे, जो ओवर समय चाहे कोर्शन से या चॉइस से इस्लाम में वो तो उनका एक रिलीजियस बिलीफ है। और फिर 1947 से पहले
इंक्लूडिंग चाहे वो अगर हम 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री को हटा भी दें, उससे पहले भी जो यहाँ पर वेरियस डायनेस्टीज़ रहीं, चाहे मुग़ल डायनेस्टी थी, चाहे उससे पहले टर्क्स थे, या उससे पहले सेंट्रल एशिया से आने वाली मोहम्मद बिन गौरी, मोहम्मद बिन ये मोहम्मद बिन गजनी वगैरह थे, ये सब मॉरॉडर्स थे, और ये सेंट्रल एशिया से आने वाले वेव्स ऑफ थे। ये कोई यहाँ के लोग नहीं थे, ये किसी तरह पाकिस्तान से एसोसिएटेड नहीं है, वो तक नहीं मानते कि हम पाकिस्तान से एसोसिएटेड हैं, लेकिन पाकिस्तानी एकेडमिक्स ने उसको इस तरह स्पिन देने की कोशिश करी और अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश करी, एक रॉन्ग नोशन दिया कि उनके एलिटिस्ट्स को, मुझे नहीं पता मदरसों में भी यही पढ़ाते होंगे, पर कि ये हमारी हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम के अराइवल से शुरू होती है, और फिर हमारे ही लोगों ने स्ट्रगल करके आज़ादी दिलाई, और क्योंकि हम एक सेपरेट रेस थे, हम एक सुपीरियर रेस थे, हम एक सुपीरियर लोग हैं, इसलिए हमारे लीडर्स ने 1947 में हमारे लिए एक पाकिस्तान द लैंड ऑफ द प्योर फ्रॉम द इम्प्योर कार्व आउट करके हमको एक नया देश बना दिया, और हम यहाँ आके बस गए। इसीलिए कहते हैं कि जब 71 की लड़ाई में पाकिस्तान हारा, तो पाकिस्तान की एलीट इस बात से रोए, और पाकिस्तान आर्मी इस बात से रोई कि 1000 साल की हिस्ट्री में पहली बात एक हिंदू आर्मी से एक इस्लामिक आर्मी हारी। अब ये बताइए, ऐसी मतलब नॉट यूज द राइट होगी, मतलब ऐसी बेवकूफ़ी की इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पता नहीं कौन करता है और कहते, बट इन लोगों ने किया, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप आज उनके सामने हैं। पहली बात तो उन्होंने अपने आप को डिनाई किया 2500 साल पहले की हिस्ट्री, जो उनकी भी उतनी लेगेसी थी जितनी हमारी थी, ठीक है, और इन्होंने फिर उसको अपनी सिविलाइजेशनल, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को डफटेल नहीं कर पाए इनटू देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो उन्होंने अपनी कहानी 980 या 1947 से शुरू करी, और फिर जैसे मैंने कहा, ना उसकी अचीवमेंट्स ले पाए, ना उसके शॉर्टकमिंग्स से सीख पाए, उन्होंने किसी और की चीज़ को आइडेंटिफाई किया अपने साथ और कहा कि वो हमारी थी। मतलब दिस एनालॉजी कैन एक्सटेंड कि अगर खुदा ना खास्ता हम गोरी चमड़ी के होते, तो वो ये कहते कि हम ब्रिटिश भी हम ही थे कि हम ही लाइक कॉलोनाइजेशन, हम ही ब्रिटिशर्स थे, और अब हमने अपना, वो तो अंग्रेज़ों की चमड़ी हमसे अलग थी और भाषा हमसे अलग थी, इसलिए उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उन्हें रिलीजन के साथ किया कि नहीं अरब हम ही अरब थे। और पाकिस्तान में अगर आप देखें, उनके जो दार्शनिक लोग हैं, एकेडमिक्स हैं, तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि सारी दुनिया भर में अरब वगैरह कहते भाई तुम कहाँ थे हमने कॉलोनाइज किया, तुम किस खाते में अपने आप को कहते हो कि हमने हिंदुस्तान पे फतह करी और हम हिंदुस्तान के बादशाह थे और हमने हिंदुस्तान पे 1000 साल रूल किया। इसीलिए अगर आप देखें, वो जो अपनी मिज़ाइलों वगैरह के नाम देते हैं, बाबर, ये वो, गजनी वगैरह, ये गौरी वगैरह, ये सब वहाँ की अडॉप्टेड लेगेसी है। और ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप फ्रॉड करना चाहें ना अपने आप, तो सबसे बड़ा फ्रॉड आपके साथ होता है। अगर ये पानी बिस्लेरी का पानी नहीं है और मैं इसमें बिस्लेरी की बोतल में डाल के गंदा पानी पी जाऊं और अपने आप से कहूं कि नहीं साहब ये बिस्लेरी का पानी है, तो आपका तो मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा, अपना तो ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ बनाऊंगा ये सोच के कि अगर मैं ये बिलीव करने लगूँ कि यही बिस्लेरी का पानी है। तो पाकिस्तान अपनी एजुकेशन सिस्टम में अपनी ही गलत लेबल्स का विक्टिम है, और उसका वो अनफॉर्चुनेटली अब कॉस्ट दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है शौर्य जी कि सबसे ज़्यादा अत्याचार जो बाहरी लोगों ने किया है वो इन्हीं पे किया एग्जैक्टली। क्योंकि ये अगर कन्वर्ट हुए हैं तो इसका मतलब इनके बहन बेटियों के साथ, माताओं के साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती हुई है, और उन्हीं को ये अपना बताते हैं, उन्हीं की बर्बरता को अडॉप्ट करके इन सम वेज कन्वर्ट करना चाहते हैं कि साहब वो हमारी विक्ट्री थी, जबकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वो उनका सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन था। सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन है, ठीक है ना। इसमें आपने ब्रिटिशर्स की बात की, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स कहाँ फिट होते हैं? वो ब्रिटिशर्स को बताते हैं कि हमने इनसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, या उसको मतलब वो उसको दिखाते हैं कि साहब जिन्ना साहब का और इंडियन मुस्लिम लीग का बड़ा सेमिनल कंट्रीब्यूशन था, और क्योंकि हम तो नेचुरल रूलर्स थे इंडिया के, हिंदुओं ने हमको हमारे साथ पावर शेयर नहीं करना चाहा, इसलिए मजबूरी में आके हमारे लीडर्स ने अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से हमको आज़ादी दिलवाई, और उन्होंने हमसे कहा कि हम एक प्योर पाक कौम है, मतलब एक प्योर रेस है और प्योर रिलीजियस हैं, मतलब हैं इस्लाम के, इसलिए हमारा अलग देश होना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन नहीं हो पाया। तो उन्होंने वो ब्रिटिश हिस्ट्री को इस तरह देखते हैं कि एज देयर इस्लाम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसमें वो जिन्ना का रोल देखते हैं, गांधी का कोई ख़ास रोल नहीं देखते, नेहरू का कोई ख़ास रोल नहीं देखते, उनको वो साइड कैरेक्टर्स की तरह स्किम करते हुए अपने नरेटिव को मेन स्ट्रीम करते हुए
हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं। शौर्य जी, जब आप पाकिस्तान गए तो रीज़न बिंग कि आपके पिताजी गए होंगे तो आप भी गए वहाँ पर, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि पिताजी कुछ कोवर्ट या फिर सीक्रेट ऑपरेशन में है? कभी नहीं रियलाइज, कभी आज तक, मतलब अब तो हुई गया, आई एम सो सॉरी, लेकिन कब वो फर्स्ट टाइम था जब आपको लगा जब कि वापस आ गए इंडिया? अच्छा, उस समय तक नहीं था पता? ये पता था कि एम्बेसी में है? ये सरकारी मुलाजिम है, क्या करते हैं। और जैसे वो मतलब उनके बारे में तो सबको ही पता है, इस बात करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक मन में प्रश्न आता है, चूंकि आपसे मैं बात कर रहा हूँ और वो मेरे और आपके दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारी सुरक्षा में वो लगे रहते हैं। जैसे कि अब उनका दिमाग ही वैसे चलता है, उन्होंने इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को सॉल्व किया है, तो क्या वो इस तरह की इंटेलिजेंस घर में भी लगाते हैं क्या आपके बारे में कुछ जानने के लिए? या नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो उनका अपना प्रोफेशन है, मैं उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अपने प्रोफेशन के बारे में उसके वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी आपसे उनका कितना इंटरेक्शन होता है? जैसे एक पिताजी का एक अपने बेटे के साथ इंटरेक्शन, वो घर पे ही आप साथ में ही रहते हैं? बस अपने उस घर में नहीं रहते, वो सरकारी घर में रहते हैं, पर हम अपने परिवार के घर में रहते हैं, जो उन्हीं का घर है, जो मैं वहाँ रहता हूँ। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है तो वो सरकारी मकान में रहते हैं, तो मुलाकात होती रहती है। और फिर मुलाकात में ऑब्वियसली एक पिता हैं तो कुछ सिखाते हैं, और पिता हैं इसीलिए सिखाते हैं, मतलब, पर उसके बारे में नहीं, वैसे जिंदगी के सिद्धांतों के बारे में, जिंदगी के सही क्या है बुरा क्या है, जो जैसे कोई एक सामान्य परिवार के अंदर एक पिता अपने बेटे को वो संस्कार देने की कोशिश करता है जो उसने अपने जीवन में जिए हों, और कोशिश करता है कि उनके बच्चे और उनके अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाएं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने उनकी भी स्पीचेस सुनी है, तो उनके अंदर भी वो भारत की विरासत को लेकर एक प्राइड है, नो डाउट, और वो आप में भी, और हम चाहते हैं हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एक प्राइड होना ही चाहिए। आप अर्थशास्त्री हैं, पिताजी भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपके जैसे बोला ही जाता है उनको मॉडर्न चाणक्य बोलते हैं, और उनकी उस तरह से इमेज बनी हुई है। तो आपने अर्थशास्त्र को पढ़ते हुए कभी आचार्य चाणक्य को पढ़ा, या आपको लगा कि इनको पढ़ना चाहिए एक बार, ऐसा कभी? हाँ, मैंने पढ़ा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब अगले 25 साल, 75 साल से 100 साल तक, भारत की आज़ादी तक जब हमारा सफ़र है, उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अर्थशास्त्र है। अगर हम कोई ये गेम स्ट्रेटेजिकली जीतना चाहते हैं, और हमारे एडवर्सरी अब पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह के देश नहीं है, अब हम बड़े लीग में आ गए हैं। हमारे एडवर्सरी, रियल एडवर्सरी चाइना, अमेरिका वगैरह, अब हम उन टॉप 3 प्लेयर्स में हैं। अब हम गोल्ड के लिए और सिल्वर और ब्रॉन्ज में, तो ब्रॉन्ज तो गारंटीड ही है, तो अब ऐसे लड़ाई अगर लड़नी और सिल्वर जीतना है या गोल्ड जीतना है, तो इसके लिए अब हमको अपनी अर्थशास्त्र को, अपनी इकोनॉमी को और अपनी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आज की फ्यूचर इकोनॉमी ग्रोथ एसेंशियली टेक्नोलॉजी से आएगी, में हमको अपना टोटल पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, और वहीं से हमारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्रिएट होंगे, जो और कई सारी हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान भी उसमें से आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत थी। अभी तक नेशनल इंटीग्रेशन की, इस देश को बांधने की ज़रूरत थी, इस देश को एकजुट करने की ज़रूरत थी, इसको एक राष्ट्र बनाने की ज़रूरत थी। इट वॉज नॉट नेचुरल कि ये होता, वो काम हो चुका है काफ़ी हद तक। फिर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो पार्टनरशिप हो गई अब। हाँ, पार्टनरशिप हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया। अब आ गया है टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ का और अपनी यूथ की पोटेंशियल को अनलीश करने का, और ये एक 25 साल की विंडो है जो हमें मिली है। अगर हम इसको चूक गए तो फिर शायद इतिहास में हमको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। शौर्य जी, आप जब बात करते हैं, जैसे कि हम सभी का मानना है कि जो अचीवमेंट्स हम अभी लेते जाएंगे वो हमारा मोरल भी बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी, और इसके साथ साथ जो हमारी पास्ट अचीवमेंट्स रही है, नो डाउट केवल 47 के बाद, उसके पहले भी जो हमारी 2000, 3000, 5000 साल पुरानी परंपराएं हैं, उनसे भी हम डिराइव करते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डिराइव करते हैं। और आपने बोला कि कुछ भी बड़ा करना है तो सेल्फ प्राइड होना चाहिए, सेल्फ डिफीटिंग कुछ ऐसा आप करेंगे तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं ये नहीं कहता कि दैट इज द सॉल्यूशन, बट दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आप दुनिया से हर चीज सीखिए, ओपन माइंड रखिए, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, उनको इंप्रूव करिए, लेकिन एक डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ लड़ाई में मत उतरिए, गेम में मत उतरिए, ये सोच कर कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर आप तो थोड़ा यंग हैं, पर पहले इस देश में ऐसे ही भाव होता था कि यार हम तो गरीब हैं। हर चीज़ का जवाब ये होता था जब हम छोटे थे कि यार हम तो गरीब हैं, अब मतलब कुछ इसलिए हम डिज़र्व नहीं करते।
ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था। अब आज की तारीख पे तो जो बच्चे आते हैं वो तो नहीं कहते कि हम गरीब हैं। इनफैक्ट हम ओलंपिक्स की भी सुनते थे, सोचते थे सिर्फ झंडा फहराने जा रहे हैं, लौट के आना है, लौट के आना है, हार के आना है। ये इस तरह का माइंडसेट था। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हम आर्ट्स में, साइंस में, आर्किटेक्चर में बहुत स्ट्रांग थे। ओवर द ईयर्स हमने रूल किया है। इनफैक्ट मैं 10th AD में तो हम लोग करीब वन ऑफ द लार्जेस्ट GDP थी हमारी। आपने भी बोला है कि हाँ, हम सब चीज़ में सही थे, लेकिन पॉलिटिकली मैं मानता हूँ कि हम हार गए। तो आपको वो 2-3 रीज़न क्या लगते हैं कि हम, जब हमारे पास आचार्य चाणक्य की लेगेसी है और उन्होंने एम्पायर्स बिल्ड किए हैं। मैं एक नहीं, मैं जब आचार्य चाणक्य बोलता हूँ तो उनके जैसे कई लोग होंगे। हम एक को बोलते हैं, बट डेफिनेटली भारत में बहुत ढेर सारे स्ट्रैटेजिस्ट होंगे और पॉलिटिशियंस होंगे। तो हम पॉलिटिकली फिर कैसे डिक्लाइन किए? मतलब क्या इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, हिस्टोरियन, पर मेरे को जो इतना समझ आया कि हमने हमेशा समाज को और इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग करने की बात करी। हमने हिस्टोरिकली स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं करी और स्टेट को कंसोलिडेट करने की बात नहीं। हम बटे रहे, हम छोटे छोटे जनपदों में बटे रहे। हम देखो, जब आज़ादी मिली तब भी हम 560 प्रिंसिपैलिटीज़ थे, ठीक है। हम एक लॉट नहीं बन पाए, इसीलिए छोटे छोटे। बाबर तो 2000 आदमी लेके आया था फरगना से, और उसने यहाँ पर मुग़ल एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया। तो छोटे छोटे लश्कर आके यहाँ बड़े बड़े किंगडम्स को हरा जाते थे, ठीक है। और ये बात चाणक्य ने करी। चाणक्य ने कहाँ से शुरू करी? चाणक्य ने मौर्य डायनेस्टी को तब इस्टेब्लिश किया जब उसने देखा कि अलेक्जेंडर के सामने पूरा देश बटा हुआ था और छोटे छोटे जनपद अलेक्जेंडर को नहीं रोक सकते थे। तो वो घूमा देश भर में, उसने कहा लोगों से कि देखिए, ये बाहर से आक्रमण आ रहा है, आक्रांता आ रहा है, इसको रोकने के लिए आप लोगों को एक साथ होना चाहिए। तो उस ज़माने की जो सबसे बड़ी डायनेस्टी थी आपके पटना की, नंद डायनेस्टी, उन्होंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे से तो उनका कोई पंगा ही नहीं है। वो अगर पोरस से लड़ रहे होंगे तो लड़ रहे होंगे, हमारा उससे क्या ले रहा है? हमारा दुश्मन तो पोरस है, हमारा दुश्मन अलेक्जेंडर थोड़ी है। तो क्योंकि हमने अपनी स्टेट को नहीं कंसोलिडेट किया और स्टेट को कैपेबिलिटीज़ नहीं दी और स्टेट को एकजुट नहीं किया और स्टेट को लीडरशिप नहीं दी, हम पॉलिटिकल लीडरशिप में बटे रहे। उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी डिवाइड एंड रूल से किया, उससे पहले इस्लामिक आक्रांताओं ने किया, और अनफॉर्चुनेटली 1000 साल निकल गए। और एंड वी लर्न टू आवर ओन कॉस्ट कि जब आपके जो चाणक्य ने भी कहा था अर्थशास्त्र में कि अगर आपका स्टेट नहीं रहता तो आपके पास आपके और भी रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। आपके अपने धर्म के, अपनी एजुकेशन के, अपनी नॉलेज के वो रास्ते भी पे बाधाएं आ जाती हैं। तो स्टेट को और पॉलिटिकल पावर को और अपने आप को सक्षम रखना बहुत आवश्यक है, और इसकी कॉस्ट इंडिया ने 1947 में रियलाइज़ करी आज़ादी के बाद। इसलिए फिर हम अब एक बड़ी आर्मी बने, एक न्यूक्लियर पावर बने। हमने रियलाइज़ किया कि कॉस्ट ऑफ स्लेवरी इज़ सो हाई कि उससे आप चाहे वो एक चैप्टर, मतलब चाहे कहने को वो एक ही फील्ड है, लेकिन अगर आप उस फील्ड में हार गए तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स का मतलब नहीं, आप क्वालिफाई नहीं करोगे, ठीक है। तो वो तो एक हाइजीन है, लेकिन वहाँ स्टॉप नहीं करना, पर वो इंश्योर करना है। मतलब बाकी सब चीज़ है, लेकिन अगर रहने को घर ही नहीं है तो फिर आप सड़क पे हो तो फिर आप कितने भी अच्छे फिजिक्स जानते हो, कितने भी अच्छी मैथ जानते हो, किताबें कहाँ रखोगे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन था जिसकी कॉस्ट, भाई मैं कहता हूँ, बहुत कम लोगों ने 1000 साल देने के बाद, एक जनरेशन ने, यानी कि 50 साल दी, 100 साल दी, 1000 साल तक हमने इसको इंड्योर किया। हमने गिव अप नहीं किया, हम टूटे नहीं। ये बात भी हमारे पूर्वजों का तप है, हमारे समाज की स्ट्रेंथ है, हमारे धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेटनेस है कि हम बहुत ज़्यादा, हम पे डैमेज नहीं आया कुछ हमने। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, हम देखें कि 1000 साल हमारे बर्बाद हुए, कुछ नहीं तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। हम जैसे कहा, हम दुनिया की टॉप GDP से रगड़ कर दुनिया का 1% पे आके बैठ गए और दुनिया के सबसे गरीब देशों में जाने लगे। अब वो जर्नी वापस उसको रिकवर करने की है और उससे सही लेसन्स सीखने की है। एक लेसन ये है कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ एक वीक इंडिया इज़ एन ओपन इन्विटेशन टू आक्रांतास ऑल द टाइम। ना वो 1000 साल पहले बदला था, ना 1000 साल बाद बदलेगा। अगर आप कमज़ोर हो गए तो आप कॉलोनाइज हो गए। और आज का कॉलोनाइजेशन तो वर्ड्स है, बिकॉज आज का कॉलोनाइजेशन तो शायद ज़मीन का कॉलोनाइजेशन, माइंड का कॉलोनाइजेशन तो टेक्नोलॉजी है।
आज अगर हम रिवर्स टेक्नोलॉजीज नहीं क्रिएट करते, आज हम अगर रिवर्स नैरेटिव्स नहीं क्रिएट करते, तो इन्हीं फोनों के माध्यम से, इसी एआई के माध्यम से, इसी क्वांटम के माध्यम से आप फिर कॉलोनाइज हो जाएंगे। और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। बड़ी पावर्स अब इस गेम में वापस आ गई। तो कॉलोनाइजेशन ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं खत्म हुआ और कभी खत्म होगा ही नहीं। जब तक आदमी रहेगा संघर्ष चलेगा। और उस संघर्ष में कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे। भारत को ये डिसाइड करना है कि हम जीतना चाहते हैं हम या हारना चाहते हैं। हम 1000 साल हार चुके हैं, अब हम हारेंगे नहीं, और इसलिए हारना तो नहीं चाहते। तो हमको लड़ना पड़ेगा, और लड़ना ही नहीं, जीतना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बात कही कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये अब नए फ्रंटियर्स हैं जहाँ पे लड़ाई होगी। स्पेस का कॉलोनाइजेशन, ठीक है, वहाँ कौन पहले पहुँचता है, वहाँ से कौन, रेयर अर्थ्स का कौन कैसे करता है। और जिस भी समाज के पास, जिस भी कंट्री के पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होंगी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो इस रेस को जीतेगा। जिसके पास नहीं होंगी वो हारेगा। जो जीतेगा वो रूल करेगा, जो हारेगा वो रूल्ड होगा। शौर्य जी, इसमें आपने बात की कि हम जब 1947 में स्वतंत्र हुए तो हमें रियलाइज़ हुआ, और फिर पटेल जी ने पूरा उसको एकीकरण किया कि भारत एक स्टेट होना चाहिए, सो दैट कि हमारी एक पॉलिटिकल पावर भी रहे, और दोबारा हमें हमारी एकता होगी तो फिर हमें कोई जल्दी से हरा नहीं पाएगा, या फिर इस तरह से स्लेव नहीं बना पाएगा। फिर हम आर्मी भी बिल्ड करते हैं, स्टेट हमारा सेक्युलर है, हम संविधान बनाते हैं। अभी जब रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे प्रेस ब्रीफिंग में हमने देखा कि शिव तांडव स्त्रोत बसता है। उसके बाद एक और चीज़ पर कंट्रोवर्सी हुई कि एक जनरल थे, वो आर्मी की ड्रेस में ही एक किसी गुरु से मिलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि इस तरह से आर्मी जो है वो धर्म को अब आर्मी में लाया जा रहा है, आर्मी को भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पोलराइजेशन शुरू हो रहा है। अब या हमारी जो वॉर क्राइज़ हैं आर्मी की, वो हम देखते हैं सनातन धर्म से बहुत ओत प्रोत हैं, आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आर्मी को, जैसे हम पाकिस्तान का जब मसला देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आर्मी पूरी तरह से रिलीजन, जो इस्लामिक रिलीजन है उसके हिसाब से ही, वहाँ के तो जो डिफेंस के चीफ है वगैरह सब उस तरह से हैं। तो वो चीज़ अब भारत में अगर होगी तो भारत कहीं फिर से उस तरह से कंजर्वेटिव माइंडसेट में ना चला जाए, और हम दोबारा जो एक पोलराइजेशन है, क्योंकि हम भारत को जोड़ना चाहते हैं और फिर भारत को हम बांट ना बैठे। तो क्या ये आपको लगता है कि आर्मी में इस तरह के धर्म की बात? बिल्कुल जो भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं, मैं तो इतना पता नहीं, पर जैसे अगर सोशल मीडिया में, उनको ना तो इंडिया की मिलिट्री के बारे में ज़्यादा पता है, और ना वो इन इवेंट्स को लेकर बहुत ही सुपरफिशियली इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कोई भी और सिचुएशन नहीं है। और मेरे ख्याल से जो इंडियन आर्मी के सिस्टम्स हैं वो इस बात के लिए कम्प्लीटली सतर्क हैं कि हमने एक ऐसी आर्मी, जो प्रोफेशनल आर्मी है, जो सेक्युलर आर्मी है, ये हमेशा रहे। ये इसके लिए बाहर वालों से ज़्यादा आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अपने उसके जेनेटिक कोड और डीएनए में, दैट इज़ वाई हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, अनलाइक पाकिस्तान आर्मी। जहाँ तक रही ये छोटी छोटी चीज़ों को लोग इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को पता नहीं कि इंडियन आर्मी में हमेशा हमारा डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म जो हम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ रिलीजन बट द इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। हम भारत समाज के अंदर कोई भी आदमी धर्म से अलग नहीं हो सकता। ये हमारे समाज, इसीलिए हमारी आर्मी में भी तो लोग समाज से ही आते हैं। तो आपको पता है हमारी हर आर्मी की यूनिट के अंदर एक ऑल सर्वधर्म संस्थान होती है, जहाँ पर मंदिर भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, मस्जिद भी होती है। और हमारी हर यूनिट्स की हमेशा वॉर क्राई उनकी एथनिसिटी पे डिपेंड करती है, उनके धर्म पे नहीं। तो जब राजपूत राइफल्स जाती है, वो आगे कहती है जय राजा राम की। वो उनका हज़ारों सालों से वॉर क्राई है। जैसे मैं गढ़वाली हूँ और मेरी यहाँ से गढ़वाल राइफल्स आती है, उनका है जय बद्री विशाल। अब जय बद्री विशाल को अगर उस यूनिट के अंदर क्रिश्चियन सोल्जर भी है और मुस्लिम सोल्जर है, वो भी जय बद्री विशाल कहता है। आज से नहीं, 1882 से जब गढ़वाल राइफल्स रेज हुई थी, उसका धर्म इज नॉट डिपेंड। और जो उसका यूनिट जो कमांडेंट होता है, कर्नल होता है, वो सारे धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे ईद भी मनाई जाती है, वहाँ पे क्रिसमस भी मनाया जाता है। और वैसे मैंने कहा वो एक इंस्टॉलेशन होती है जहाँ पर मौलवी भी होता है, जहाँ पर पंडित भी होता है और फादर भी होता है, इसी उसके अंदर। तो ये इंडियन आर्मी के अंदर सेंचुरी से टेस्टेड मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन
एक जस्ट बिकॉज एक आदमी आर्मी ज्वाइन कर देता है और वो ट्रेन हो जाता है, आप उसके अंदर से धर्म नहीं निकाल सकते। आप सिख रेजिमेंट के लोगों को ये नहीं कह सकते कि आज से तुम अपनी टर्बन नहीं पहनोगे या सत श्री अकाल या अपना वो वॉर क्राई आप बोले सो निहाल नहीं बोलोगे। वो तो उनका सिर्फ, लेकिन क्या वो जब ऑपरेट करते हैं, क्या वो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपने प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में लाते हैं या किसी को इस बात पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता इंडियन आर्मी का। एंड वी शुड बी प्राउड। और ये टाइम टेस्टेड है, ये सम लेगेसी फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी है, बट इवन 75 साल का ब्लड लेडिंग आर्मी है जिसने लड़ाई जीत के ये इथॉस को जिंदा रखा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो चाइना वॉर पे हो, चाहे वो पाकिस्तान के वॉर के साथ हो। तो इन चीज़ों को कभी ऐसे नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए, बहुत ही सुपरफिशियल है। हमेशा आर्मी चीफ्स जाते हैं, किसी ने उनको किसी पंडित जी के साथ या किसी साधु जी के साथ देख लिया होगा तो बड़ा इशू है। जब वो किसी मौलवी के साथ जाएंगे या किसी जामा मस्जिद में जाएंगे, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बात करेगा। वो वहाँ भी जाते हैं, वर्दी के अंदर दोनों जगह जा सकते हैं। वो आर्मी चीफ हैं और वो उनका अपना व्यक्तिगत धर्म है, वो उनके अपनी बात है, वो उनका। लेकिन when he wears the uniform, he is not a Hindu or a Muslim, he is the chief of India's army staff. All religions are equal to him. शौर्य जी, हमने बहुत ढेर सारे विषयों पर बात की है। मैं आपके विषय में, विशेषकर जो आपकी संस्था है जैसे इंडिया फाउंडेशन है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ हम भी करना चाहते हैं और मेरे जैसे युवा जो इस फील्ड में आए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना है, तो आप भी अपना वर्क छोड़कर लंदन से वापस आते हैं, लंदन से ही आते हैं, हाँ, लंदन से वापस आते हैं और यहाँ पर इंडिया फाउंडेशन आप बनाते हैं जो कि थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या होता है हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे, या फिर आप अगर जो दर्शक है जो कभी थिंक टैंक के बारे में नहीं जानते, अगर 1 मिनट में बता पाएँ कि क्या होती है। थिंक टैंक एक शोध संस्था होती है जो बेसिकली कुछ विषयों पर अध्ययन करती है और फिर उसके बाद नॉट लाइक एन एकेडमिक, नॉट लाइक जैसे कॉल, बट एज प्रैक्टिशनर्स, और फिर कोशिश करती है कि जो भी संस्थाएं हों जिनका एग्जीक्यूशन का काम हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो मीडिया, उनको एटलीस्ट उस अध्ययन के साथ इन्फ्लुएंस करे, उनको बात समझाने की कोशिश करें। तो ब्रॉडली एक थिंक टैंक का काम ये होता है कि विषयों को पढ़ना, उनका थोड़ा अध्ययन करना और फिर उस बात को अपने विचार को लोगों तक रखना और मास बेस पे नहीं, क्योंकि थिंक टैंक तो छोटे होते हैं, ये एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं उनके अंदर। और जो आपके पिताजी ने बनाई थी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो भी एक ऐसा ही संस्था, वो भी थिंक टैंक है। विषय अलग अलग थे। विवेकानंद फाउंडेशन ज़्यादातर सिक्योरिटी पर काम करता है और थोड़ा बहुत कल्चर पर। इंडिया फाउंडेशन थोड़ा मोर पॉलिटिकली अलाइन था, तो उसके पास इकोनॉमी पे काम करता था, फॉरेन पॉलिसी पे काम करता है और कल्चर पे काम करता है। तो ये थोड़ा अच्छा। और आप जो जैसे आप मुद्दे कैसे चुनते हैं, जैसे आप इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कराते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि मुझे अभी हिंद महासागर का जो एक अपना नैरेटिव है या फिर यहाँ का जो इकोसिस्टम है भारत के अराउंड वो होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते हैं? हमारे केस में तो ऑब्वियसली क्योंकि हम एक लार्जर इकोसिस्टम का पार्ट हैं, तो हमारे अंदर हम जो भी सीनियर लेवल के लोग डिसाइड करते हैं कि अब बड़े ये मुद्दे हैं जिस पर इन संस्थाओं को काम करना चाहिए। कभी आप आजकल भारत में सरकार भी है बीजेपी की, तो कई बार वो भी चाहते हैं कि कुछ विषयों पर आप काम करें जहाँ पर सरकार डायरेक्टली नहीं चाहती, बट चाहती है कि शोध संस्थान उसको लीड करे। तो समय समय पर एक समन्वय के माध्यम से ये इश्यूज डिसाइड होते हैं कि आप कौन कौन से विषयों को उठाएंगे और कौन कौन से विषय। सब चीज़ तो आप नहीं कर सकते, समय नहीं होता है इतना। कैसे ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ जो आपका शोध है वो सही शोध है? नहीं, ये तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारा शोध सही शोध है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी ऐसी विचार है, हमारा ऐसा है, और फिर आप ये जैसे शास्त्रार्थ होता है। अच्छा। आप अपने तर्क को आगे रखते हैं, आप लोग अपना, कोई और संस्थाएं होती हैं उनका एक अलग मत होता है, वो अपना तर्क आगे रखते हैं, फिर संवाद होता है, फिर उसमें से कोई बीच में समाधान निकलता है जो फिर लोग जिनको उस पर कार्य करना है वो उसमें से बेस्ट ले लेते हैं। लेकिन वो डायलॉग होना आवश्यक है, वो स्टडी होना अलग है, व्यू अलग अलग व्यू होना भी सामान्य है, बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक ही व्यू माने, तो क्यों, पर जिन लोगों को एक्ट करना हुआ, जो लोग चाहे सरकार हो गई, चाहे मीडिया हो गया, चाहे इवन कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, उनके पास एक होलिस्टिक पिक्चर आए, इससे जिसमें आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड से पढ़े गए हों, समझ गए, क्योंकि उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि उनको तो डे टू डे
क्राइसिस हैंडल करनी होती है। इसलिए थिंक टैंक्स का ये रोल होता है हर समाज में कि वो अपनी ऑडियंस को अपने लेवल ऑफ डिस्कशन और डिबेट को इन्हेंस करें और अपने आइडियाज से उनको इन्फ्लुएंस करें। और आपकी जो थिंक टैंक 2009 में आपने बनाई थी, 2009 में, और फिर उस थिंक टैंक से जो भी शोध हुआ है वो ऐसा माना जाता है कि जो 2014 में बीजेपी आई तो उसमें कहीं ना कुछ रोल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दर्शकों के बिहाफ पर पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पीएम बनते हैं तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि कुछ और भी रीज़न है जो जनता को नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी जी बने हैं? क्योंकि हमने देखा वहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट हमने एक, चाहे वो हम केजरीवाल जी को देखें या फिर हम अन्ना हजारे जी को देखें, वो बहुत ढेर सारी चीज़ें हुई उस समय, तो एक करप्शन के खिलाफ वेव उठी, उसका तो लोग मानते हैं फ़ायदा हुआ बीजेपी को, बट बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी जी बने, ये कौन डिसाइड करता है? या फिर कुछ और भी रीज़न है जो शायद जनता को नहीं पता है? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के एक टॉल लीडर थे। 2014 के इलेक्शन, 2013 में उनका सिलेक्शन किया। बीजेपी की एक प्रक्रिया है जहां वो अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और नेशनल काउंसिल में अपना नेता चुन करते हैं। तो सितंबर 2013 में थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ बीजेपी सिलेक्शन उन्होंने सितंबर में डिसाइड किया कि 2014 का चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे और वो हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। ऐसा जब ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है उनको प्रमोट करने की? उसके बाद फिर पहले तो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बीजेपी की होती है और बीजेपी के कई संगठन, बीजेपी की कई डिविजन्स लगती हैं इस काम को आगे बढ़ाने में, उनको पॉपुलराइज करने में। और उस समय पर 2014 में समय समय पे और भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते होंगे, जो उसमें कि वो भी अपना अपना रोल प्ले करें समाज के अंदर। उसमें से RSS भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। कभी कभी वो लोग अपना अपना थोड़ा जो भी समाज के अंदर, वो ये नहीं कहते कि बीजेपी को आप वोट दें या ये करें, बट वो उन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और लोगों के सामने एक इन्फॉर्म डायलॉग और डिबेट रखते हैं कि जिससे लोग चूज़ कर सकें और एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकें। और ये तो एक मुझे लगता है बड़ा सामाजिक काम है, ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है। ये एक इसमें आप बेसिकली कहते हैं कि देखिए आप मतलब ये पार्टी ये कह रही है, ये पार्टी ये कह रही है, इसके लीडर ये हैं, इसके लीडर वो हैं, आप लोग तय करिए आपके अपनी सूझबूझ से कि कौन देश के लिए अच्छा है। इसमें आपके थिंक टैंक का कितना रोल रहता है? नहीं उस समय में रहा था, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि अभी तो सिस्टम्स बहुत इन्फॉर्म हो गए। बट इंडिविजुअल लोग जा सकते हैं काम करने के लिए। हम में से कई लोग बीजेपी में भी हैं, कई लोग उसमें भी हैं, तो जब जिनको जैसे जैसा कार्य मिलता है वो करते हैं उससे। आपने बहुत समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न से मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करूंगा। जैसे मेरे जैसे युवा हैं जो भारत देश, मुझे नहीं पता राइट विंग क्या होता है, मुझे नहीं पता लेफ्ट विंग क्या होता है, वो हम एनालिसिस कर सकते हैं, बैठकर दिन भर बात कर सकते हैं। सबको भारत अच्छा चाहिए, चाहे वो लेफ्ट विंग का अगर भारतीय, मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूंगा। भले तुम्हारे एस्पेक्ट कुछ और हो सकता है कि तुम बेरोजगारी पर बोलना चाहते हो, तुम्हें गंदगी पर आप इश्यूज बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, भारत साफ होना चाहिए, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। राइट विंग क्या कर रहा है वो भी मुझे चाहिए कि वो भी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे विज़न तो ऐसे ही कि मैं लेफ़्ट राइट नहीं, जो आपने बताया कि धार्मिक दृष्टिकोण जो है जो भारत को आगे ले जाए, उस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना है। हमारे जैसे जो युवा हैं जो कार्य कर रहे हैं, हम भी अपनी 20-25 लोगों की टीम के साथ कार्य कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है या फिर आपकी इंडियन फाउंडेशन है, इसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यदि हमें कुछ किसी भी चीज़ का सपोर्ट चाहिए तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या सपोर्ट कर सकती हैं हमारे जैसे युवाओं को। इसके साथ इस प्रश्न के साथ मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करूँगा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का संवाद हम तो सबके लिए अच्छा होता है। आपको भी पता चलेगा जैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो राष्ट्र निर्माण में कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम जैसे लोग भी खड़े हैं, पूरे संस्थान खड़े हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ थोड़े अनुभवी भी हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपके साथ आपको मदद कर सकते हैं इस काम में। तो सबसे पहले तो वी आर ऑल को ट्रैवलर्स, और जब लंबा सफ़र है देश का निर्माण में, इसमें कुछ नहीं तो एक अपना हौसला बड़ा रहता है। हमें भी अच्छा लगता है, हम आप जैसे यंग लोग देखते हैं जो इस काम को कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये फ्यूटाइल एक्टिविटी नहीं है, हम कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग करेंगे, कुछ हमारे बाद इस काम को करेंगे। इस देश को बनाने का
एक बड़ा हमको सौभाग्य है कि हम इंडिया के लिए काम कर सकें, इस देश को बनाने के लिए काम कर सकें, और हमारे जो पूर्वजों का, जिसे मैं कहता हूँ तप है, जो हमको यहाँ तक बचा के लाया, उसको आगे बढ़ा सकें और सारी दुनिया को समझा सकें कि हमें कितना पता है, जो हम ये अपने लिए नहीं, अपनी ईगो के लिए नहीं, अपनी प्राइड के लिए, लेकिन हमारे पास दुनिया के कई समस्याओं के समाधान हैं, आज से नहीं हज़ारों सालों से, जो आने वाली समस्याएं उनके भी समाधान है, लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा था, कोई हमारे को, तो हम वहाँ पहुँच पाएँ, वहाँ तक अपनी बात को कह पाएँ, ये करने के लिए ये जर्नी पे जाना बहुत आवश्यक है। तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि हम सब एक को ट्रैवलर्स हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे बीच में इंटरेक्शन हो, आप हमारे इवेंट्स में आएँ, आप समझें, उससे आप कोई विषय को और अध्ययन करना चाहें, आप कुछ और लोगों को लेके आना चाहें, जैसे आज आपने मुझे बुलाया, जो इस बात को आर्टिकुलेट कर सकें, आपके पास मीडिया है, आपके पास ज़्यादा रीच है, उसके माध्यम से आप पहुंच सकें, हम आप लोगों के साथ बात कर सकें। अगर हमें कोई आइडियाज़ ज़्यादा मास बेस यूथ तक पहुंचाने से हैं तो आप हमारी मदद कर सकें। ऐसे कई तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं और एक दूसरे से इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। और जैसे आपने कहा, हम सब अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स बन जाएं। आप ऐसा पॉडकास्ट बनाएं, इतना बढ़िया पॉडकास्ट बनाएं जो भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में लोग सुने, फिर एटलीस्ट उस बहाने से हमारे आइडियाज़ और हमारे विचार भारत तक ही नहीं विश्व तक जा पाएंगे, विश्व में। तो आप उसके बारे में, उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, दुनिया देखने के बाद, अपने अनुभव के बाद, शायद कुछ कॉन्टैक्ट्स के साथ, कुछ एक्सेट्रा, आप उस विजन को लेकर चलें, हम उसमें करें, हम कोई आपको कुछ मटेरियल दे सकें। तो ऐसा मुझे लगता है कि कई चीज़ों पे हम साथ काम कर सकेंगे, और हम ही नहीं, ऐसे आप और भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर सकते हैं। शौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी एकदम लाइक माइंडेड पर्सन के साथ जब आप बैठ जाते हैं और जो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, मुझे ये नहीं पता है कि मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को सिक्योर कर रहा हूँ ये बोल के कि मैं सेंटर में हूँ, राइट, क्योंकि मुझे नहीं, इसमें अभी भी अंतर, भारत के दृष्टिकोण से ये अंतर कुछ है ही नहीं, इसीलिए क्योंकि हाँ, जब इन्वायरमेंट पे आप बोलोगे कि लेफ्ट इन्वायरमेंट पे बोलता है, तो भाई सनातन धर्म भी इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर उसी पे ही बोलता है। 4000 सालों से हम तो उसको भी उतनी वैल्यू देते हैं जितनी ह्यूमन लाइफ को देते हैं। इसलिए तो हम तो हर गांव के अंदर पहले पानी को करते हैं, पूजा करने से पहले नेचर को प्रे करते हैं। तो हमारे लिए तो हम तो वो 100% हमारी आइडियोलॉजी है। तो आप उसे लेफ्ट कह लो, राइट कह लो, कुछ और कह लो, आपकी मर्जी है। और इनफैक्ट इसमें जितना गर्व मुझे अपनी मैथमेटिक्स या साइंटिफिक एडवांसमेंट पे उस समय के हिसाब से होता, उससे ज़्यादा गर्व मुझे ये होता है कि हम कितने सस्टेनेबल थे। हम कोई भी चीज़ बनाते थे तो हम उसको मिट्टी से ही बना लेते थे या लकड़ी से बना लेते थे कि वो समाज को गंदा ना करे। आज के समय में तो बहुत ऐसे इश्यूज हैं, कुछ भी हम प्लास्टिक पन्नी कर रहे हैं। अभी देखिए, हमने कभी जियोपॉलिटिक्स में हमने कभी किसी पे आक्रमण ही नहीं किया। हमारे पास इतनी नॉलेज थी, इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतने वो थे, पर हमने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया कि किसी और को एक्सप्लॉइट करें, नेचर को एक्सप्लॉइट करें, ह्यूमन। हमने तो कोई स्लेव्स नहीं बनाए दुनिया में, हम बन गए स्लेव अनफॉर्चुनेटली, इतनी नॉलेज होते हुए भी। तो उससे हमने कुछ चीज़ें सीखी, लेकिन हमने अपनी नॉलेज को, हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का तो 250 साल का एक्सपीरियंस है। 1700 AD से पहले इनके पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो 2500 साल पहले उससे था, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। तो हम एक बहुत सॉलिड बेस पर है। हाँ, हमसे कुछ गलतियाँ हुई, जैसे मैंने आपसे कहा, हिस्टोरिकली उनको हम सही करें, पर वो हमारी अपनी गलतियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ, उसके लिए हम औरों को नहीं ब्लेम करते। हम ये नहीं कहते कि मोहम्मद बिन गौरी क्यों आया या मोहम्मद बिन गजनी ने क्यों हमको लूट किया, वो उसने तो करना ही था। वो हमने क्या किया, हम उससे ये सीखें और अगली बार इंश्योर करें कि आने वाली पीढ़ियों को वो ह्यूमिलिएशन और वो पेन ना देखना पड़े। इसी नोट पर इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे कि जब 2050 आए और हम जब या फिर 2047 में जब हम 100 साल कंप्लीट करें, तो भारत न केवल जिस तरह की हमारी ट्रैजेक्टरी है उस तरह से तो हम बहुत बढ़िया इकॉनमी बन जाएंगे और उसको नज़र ना लगे, भगवान ना लगाए, और हम इसे सारे युवा मिलकर भारत को एक विकसित भारत में बदलें। और उस विकसित भारत में हम कुछ चीज़ें छोड़े नहीं, चाहे सस्टेनेबिलिटी हो, हमारा धार्मिक दृष्टिकोण हो, उसके हिसाब से हमारे युवा सबको साथ लेके चलें। ऐसा ना हो कि ऐसा विकसित भारत बनाएं जैसे जो आप बिल्कुल लेफ्ट की बात कर रहे हो, ये सबसे बड़ी लेफ्ट है कि अंत्योदय, आखिरी आदमी जो सबसे कमजोर आदमी है वो भी हमारे साथ वहां तक पहुंचे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य जी, आपने समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।